नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लास में आप और हमने मिलकर पढ़ा था 1857 की क्रांति। उसके तीन क्लासें हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है, क्लास 4। इससे पहली वाली क्लास में आप और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो 1857 की क्रांति का स्वरूप पढ़ रहे थे। स्वरूप में भी पहला पॉइंट हमने सैनिक विद्रोह पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में जो पॉइंट है वो ये है, मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना। सत्ता की पुनर्स्थापना यानी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना था। इसके पक्ष में भी कहते हैं तो विपक्ष में भी कहते हैं। देखिए, जेम्स आउट्रम, यह एक मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना के लिए किया गया विद्रोह था, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के हाथ से सत्ता हस्तगत कर ली। फलस्वरूप मुस्लिम पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। जेम्स आउट्रम जी कह रहे हैं कि यह मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने मुस्लिम जो शासक है उनके हाथ से सत्ता हासिल की थी, अतः वह वापस सत्ता प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया था। क्लियर। दूसरा, V.A. स्मिथ के अनुसार इस विद्रोह में मुसलमानों से अधिक हिंदुओं ने भाग लिया और दिल्ली के आसपास भी हिंदुओं ने ज़बरदस्त विद्रोह किया था। यह वह व्यक्ति कह सकता है जिसका स्वयं का अनुभव हो, जो सीमित है। यानी इसके अपोजिट में ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों ने ही भाग नहीं लिया था, हिंदुओं ने भी भाग लिया था। क्लियर। और यह वही व्यक्ति कह सकता है जो जिसका अनुभव कम हो या उसके साधन सीमित हो। क्लियर, ये हो गया। इसमें बहादुर शाह जफर कह रहे हैं, मैं सत्ता पुनः प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो राजपूत नरेश इस घटना में सम्मिलित नहीं हुए हैं वह सम्मिलित होकर इसे सफल बनाएं, और बाद में कोई भी राजपूत हो या हिंदू राजा अन्य राजाओं की सलाह से राज्य करे। यानी बहादुर शाह जफर स्वयं भी यही नहीं चाहते थे कि वह वापस शासक बने, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जो राजपूत शासक या हिंदू राजा इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं वह भी सहयोग करे, और बाद में सबकी सलाह से मानकर वह जो भी व्यक्ति हो शासन करे। क्लियर। अगला है, यह हो गया आपका मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का। इसके पक्ष में भी हो गया, विपक्ष में भी हो गया। अगला है क्रांति का सामंती स्वरूप। क्रांति का सामंती स्वरूप। इसके बारे में सुनिए। डॉक्टर ताराचंद ने पुस्तक लिखी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में कहा है, यह विप्लव मध्ययुगीनी विशिष्ट वर्ग का अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास था। यानी अंग्रेजों ने जो भारत में रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की और ज़मींदारी के अधिकार छीन लिए। नए ज़मींदार वर्ग का उदय हो गया। अब पुराने ज़मींदारों ने क्या किया कि वापस अपने अधिकारों जो उनके खो चुके थे उनको वापस प्राप्त करने के लिए यह लड़ाई लड़ी थी। यानी यह उन सामंतों का विद्रोह था जो अंग्रेजों द्वारा सत्ता छीन ली गई थी, तो उन्होंने यह विद्रोह किया था। इसकी आलोचना कर रहे हैं शशि भूषण जी चौधरी। इनकी आलोचना कर रहे हैं शशि भूषण जी चौधरी। यह विद्रोह केवल सामंती विद्रोह नहीं था एवं ताल्लुकदारों ने केवल सामंती पद्धति के आधार पर संघर्ष में भाग नहीं लिया था, और एक और पक्ष यह है, यदि देखा जाए तो इनका विद्रोह केवल करने वाले सामान्यतः कृषक, मजदूर, प्रजा ने
1857 में इनको सहयोग दिया था। समस्त जनता इनके साथ थी। यानी ताराचंद जी का जो विद्रोह विपक्ष कर रहे हैं वो है शशि भूषण जी। ये कह रहे हैं कि ये सामंती स्वरूप नहीं था, क्योंकि इसमें मजदूरों ने भाग लिया था, किसानों ने भी भाग लिया था, सैनिकों ने भी भाग लिया था और जनता भी इनका सहयोग कर रही थी। तो इसको सामंती स्वरूप कहना उचित नहीं है। क्लियर? निष्कर्ष, यह एक सामंती क्रांति नहीं थी। इसका ऊपरी स्वरूप सामंती दिखाई दे रहा था, किंतु यह सामान्य जनता तक पहुंच गया था। अगला है, यह हो गया आपका क्रांति का सामंती स्वरूप। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मैंने आपको बात समझा दी है। कुछ कह रहे सामंत थे, कुछ कह रहे कि सामंती विद्रोह नहीं था, यह आम जनता तक पहुंच गया था। अगला जो पॉइंट है अपना, कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह, जैसा कि पहले जो पिछली क्लासें थी उसमें बताया जा चुका है कि जनता का या किसानों का जो शोषण हो रहा था, समय समय पर वह विद्रोह कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति भी जनता यानी जो किसान थे उनका विद्रोह था। कैसे? मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी कुछ इतिहासकार इसे विद्रोह की संज्ञा देते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों के गजेडियस देखें तो हमें 1857 वर्ग संघर्ष के रूप में लिखा हुआ मिलता है कि सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, अवध, बुलंदशहर, यहाँ पर किसानों ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और नए ज़मींदारों को बाध्य किया कि वे पुराने ज़मींदारों को सत्ता सौंप दें। क्या कहा? कि किसानों ने विद्रोह किया था कि वे नए ज़मींदारों से सत्ता छुड़वा कर वे वापस पुराने ज़मींदारों को सत्ता स्थापित करवाना चाहते थे। किंतु यह बात केवल क्षेत्र विशेष की थी। किंतु देखा जाए तो नया ज़मींदार वर्ग भी अंग्रेज़ों द्वारा पोषित था। फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से यह विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही था। यानी किसान भी विद्रोह किसके प्रति कर रहे थे? नए ज़मींदारों के। नए ज़मींदार कौन थे? जो अंग्रेज़ों द्वारा पोषित थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बनाया और ये उनके विरुद्ध संघर्ष था। तो ये मान के चलो कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही संघर्ष था, क्योंकि नए ज़मींदार वर्ग किसका समर्थक था? अंग्रेज़ों का समर्थक था। तो ये अंग्रेज़ों के विरोध में ही किया गया संघर्ष था। क्लियर? ये हो गया आपका कृषक विद्रोह। अगला हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय विद्रोह, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार इसे प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह या संघर्ष मानते हैं। तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विद्रोह। यह यद्यपि एक क्रांति की शुरुआत चर्बी वाले कारतूसों की घटना से हुई थी, लेकिन इसका उद्देश्य कंपनी सरकार का संपूर्ण भारत से उन्मूलन करना था। अतः अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रेली ने भी ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह था। क्लियर? डिज़रेली ने भी यह कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह था। लेकिन पाश्चात्य इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, क्योंकि वे राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप की 20वीं शताब्दी की राष्ट्रीयता से लेते हैं। डॉक्टर सत्या रॉय ने इस धारणा का विरोध करते हुए अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद में लिखा है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए। हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय परिभाषाओं को लागू नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय भावना के कारण ही हिंदू व मुसलमान, जमींदार व किसान तथा शासकों के बिना किसी भी मतभेद के आपसी वैमनस्य बुलाकर मुगल बादशाह के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास था। अतः एक राष्ट्रीय विद्रोह की श्रेणी में आता है। क्लियर? ये हो गया इसका राष्ट्रीय विद्रोह। ये इसे मानते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है ये। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1857 का संग्राम एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष था जो कि कंपनी सरकार के लिए चुनौती बन गया था। अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने की दृष्टि से यह प्रथम सामूहिक प्रयास था। अतः कई विद्वानों ने इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम बताया है। सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है, यह धर्म युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है कि यह धर्म युद्ध के नाम पर प्रारंभ हुआ था पर स्वतंत्रता संग्राम में जाकर यह समाप्त हुआ, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे। इसी में आगे डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर एस.एन. सेन ने भी इस मत का समर्थन किया है। आर.सी. मजूमदार ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि विद्रोह का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय महत्व था। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह भारत में कंपनी के शासन को चुनौतीपूर्ण बन गया था। इसे अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता के युद्ध का गौरव प्राप्त हुआ है। क्लियर? वो भी यही बात कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में एक राष्ट्रव्यापी संग्राम बताया है। उन्होंने लिखा है, यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। यद्यपि इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन शीघ्र ही यह जन विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। वो भी यही बात कर रहे हैं कि यह सैनिक विद्रोह में प्रारंभ हुआ था और जल्द ही यह एक जन संग्राम बन गया था। डॉक्टर ताराचंद, एस.पी. चौधरी, विश्वेश्वर प्रसाद आदि ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम ही माना। इसके पक्ष में निम्न तर्क है। पहला, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने मिलकर बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विदेशी सत्ता अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। पहला, इस संग्राम का दक्षिण भारत सहित भारत के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा था। यानी भारत के दक्षिण के जो क्षेत्र है, उत्तर के जो क्षेत्र है, पूर्व के हैं, पश्चिम के हैं, इन सभी क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा था। अगला, जो भारतीय क्रांति में भाग नहीं ले रहे थे वे भी हृदय से क्रांतिकारियों के साथ थे और हर प्रकार से सहयोग कर रहे थे। यानी जो इसमें भाग नहीं ले रहे थे वह भी इनडायरेक्ट रूप से अपने हृदय में यही बात की कामना कर रहे थे कि यह स्वतंत्रता संग्राम सफल हो और प्रत्येक भारतीय इसमें अदृश्य रूप से सहयोग कर रहा था। यह संभव हो सकता है कि सामंतों या सैनिकों ने इस क्रांति को अपने स्वार्थों को लेकर भाग लिया था, लेकिन जनसाधारण का तो एक ही स्वार्थ था, विदेशी सत्ता को भारत से खदेड़ना। ये बात वाकई में सही है कि जहां सामंतों ने, सैनिकों ने, कुछ राजाओं ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस युद्ध में, इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, किंतु प्रत्येक भारतीय जनमानस में ये बात थी कि येन केन प्रकार इस विदेशी सत्ता को भारत से उखाड़ कर फेंकना है। क्लियर? इस क्रांति में शहीद होने वालों की संख्या में सैनिकों की अपेक्षा जनसाधारण अधिक थे। कई स्थानों पर जनता ने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। विद्रोह में भाग लेने वाले कई शासकों को जनसाधारण द्वारा अपमान भी सहन करना पड़ा। यानी इसमें जो मरे थे वो सबसे ज़्यादा जनसाधारण थे। जनसाधारण ने इसमें सहयोग किया था और बहुत से जो शासक थे जो अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, जनसाधारण ने उनकी उपेक्षा की, उनका सहयोग न करने की बात कही और उनको शासकों को समय समय पर अपमानित होना पड़ा था। इसी में राजस्थान के जो केसरी सिंह जी बारठ हैं, उन्होंने भी
वो कहा था जब वो गोलमेज सम्मेलन या ब्रिटिश उसमें जा रहे थे, तो चेतावनी चुंगटिया की बात लिखकर उन्होंने महाराज को ये पत्र भेजा था कि आप अंग्रेज का सहयोग ना करें, इसी कड़ी में। क्लियर। जब इस संग्राम के राष्ट्रीय स्वरूप को मान्यता मिल गई तो यह तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वतः ही स्वीकृत हो जाता है। जब इसे इतने लोग कह रहे हैं, इतनी बात हो रही है, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वतः ही सिद्ध हो जाना या स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए। क्लियर। ये हो गया प्रथम व भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट आगे है इसमें है एस एन सेन कह रहे हैं, एम एस सेन जैन धर्म सुरक्षा के लिए किया गया यह एक राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने यहाँ आते ही हिंदुओं को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप धर्म सुरक्षा के लिए लोगों ने संघर्ष किया। इसका सत्ता के प्रति विरोध धार्मिक तथा राजनीतिक था, किंतु यह विद्रोह बहुत ही सूक्ष्म पक्ष है, हो सकता है इसका स्वरूप नहीं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले हर जाति के लोग थे, सामंत थे, सभी थे। इस क्षेत्र नेक्स्ट है, इसके कुछ और स्वरूप हैं जो आप देख लें। पहला, यह एक क्षेत्र तक सीमित था। यूपी, एमपी, हरियाणा, यमुना, गंगा के क्षेत्र, नर्मदा के प्रदेश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, पूरे दक्षिण भारत इसमें भाग नहीं लिया था, जिसमें आधा महाराष्ट्र, पंजाब, राजपूताना ने इसमें कोई भाग नहीं लिया था। इसे जनता का सहयोग प्राप्त नहीं था। इसमें देशभक्ति की भावनाओं का अभाव था, नरेशों का अभाव था, नेताओं का अभाव था, आदि बातों को लेकर ये बात कही गई है कि इसका यह एक स्वरूप था। नेक्स्ट, ये हो गया आपका 1857 की क्रांति का स्वरूप। ये क्लास यही समाप्त होती है और ये टॉपिक आपका 1857 की जो क्रांति है वो उसका हमने क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग, कारण, कहाँ हुई संघर्ष, इसके परिणाम, इसकी असफलता के कारण, स्वरूप आदि हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार ये 1857 की जो क्रांति है वो यहीं एंड होती है। क्लियर। थैंक यू।